राजेश, ये जिसको अक्यूज कह रही है पुलिस, क्या इसे आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है? देखिए, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे जो पिछले 1-2 घंटे से बात हो रही है और वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि अगले 4 से 5 घंटे में केस सॉल्व होगा। और ये तभी होता है सौरभ, जब अक्यूज आइडेंटिफाई होता है और पुलिस को पता चल जाता है कि आखिर उसके वेयर अबाउट्स कहाँ है। और यही वजह है कि पुलिस कॉन्फिडेंट दिख रही है और सामने आके बता भी रही है कि एक अक्यूज है और वो स्टेयर केस का उसने इस्तेमाल किया था। तो एक बात साफ कर रही है पुलिस की ये चोरी का अटेम्प्ट था, चोरी की कोशिश थी जिसमें सैफ अली खान पर हमला हुआ था। ये शुरुआती तफ्तीश में निकलकर सामने आया है, लेकिन जब अक्यूज गिरफ्तार होगा, जब आरोपी गिरफ्तार होगा, तब पूरी बात निकलकर सामने आएगी। क्या मंशा सिर्फ चोरी की थी या कुछ और थी? चोर जो था वो कल पहली बार वहां आया था, क्या इसके पहले भी वो रेकी करके गया था, क्या इससे पहले वो उस बिल्डिंग में काम करके गया था? ये सारी बातें जो है वो गिरफ्तारी के बाद साफ हो पाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पुलिस केस सॉल्व करने के नजदीक है और यही वजह है कि पुलिस कह रही है कि अक्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया गया। अभी थोड़ी देर पहले जो नैनी घायल हुई थी लीमा, उनका भी बयान हुआ है, उनको भी हाई पुलिस सिक्योरिटी में यहां से वापस ले जाया गया है। हमने देखा कि सिर्फ उनके हाथ में चोट लगी थी, सैफ अली खान पर चाकुओं से 6 वार थे, लेकिन लीमा जिन्होंने सबसे पहले चोर को देखा, उनके हाथ में चोट लगी थी और पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया है। पुलिस ने यह जानने की कोशिश की है क्या लीमा ने चेहरा देखा है। तो जो सूत्र हमारे बता रहे हैं पुलिस में कि लीमा ने और सैफ अली खान दोनों ने उस आरोपी का चेहरा देखा है। यही वजह है कि जब आरोपी पकड़ा जाएगा तब उसकी शिनाख्त जो है करीना उस वक्त घर पर नहीं थी क्या? पुलिस सूत्र बताते हैं कि करीना कपूर, उनके दोनों बच्चे और सैफ अली खान, चारों लोग घर पे मौजूद थे। ये डुप्लेक्स अपार्टमेंट है, 12वां और 13वां फ्लोर दोनों पे वो रहते हैं। और ये जो वाकया हुआ है वहां से सैफ का कमरा दूर था। सैफ किस वजह से उस कमरे के नजदीक थे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि वो आवाज सुनने के बाद उस कमरे में आए हैं। तो अभी और भी कहानियां और भी इस पर जो पर्दे पड़े हैं वो थोड़ी देर में उठेंगे कि सैफ अली खान कैसे उस कमरे में पहुंच गए। और जो मेड है उनके सिर्फ हाथ पे चोट लगा है, लेकिन सैफ अली खान के शरीर पर 6 चाकुओं के निशान है और यहां तक कि चाकू टूटकर उनके शरीर के अंदर भी रह गया। सौरभ जी बिल्कुल, समीर जी आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। अब इतना तो पता चला कि सीढ़ियों से गया आदमी, अब घर के अंदर कैसे घुसा, पहले से क्या मतलब सीढ़ियों से भी मालूम था घर किसका घर है, कैसे जाया जा सकता है? लेकिन ये सीढ़ियों से भी अगर गया होगा तो एंट्रेंस गेट से ही आया होगा ना। सीढ़ी के आने के लिए भी तो ऐसा तो नहीं कि कहीं अलग से रास्ता होता है। और कैमरे तो हर जगह लगे रहते हैं। मतलब घर के अंदर तो ऐसी व्यवस्था है कि मेन गेट के जब तक अंदर से कोई देखेगा नहीं कि घर के अंदर कौन आ रहा है, तब तक गेट ओपन नहीं होता। पूरा डिजिटल सिस्टम है, अंदर से तभी खुलेगा। कह रहे हैं राजेश की पुलिस को मालूम है कि व्यक्ति कौन था। हाँ, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो जो व्यक्ति अक्यूज्ड है वो बहुत फेमिलियर होगा इस अपार्टमेंट से। वो अक्सर आता जाता होगा, या तो सफाई कर्मी रहा होगा या कोई सप्लाई करने खाना या कोई सप्लाई करता होगा। वो इस पूरे अपार्टमेंट को जानता होगा और उससे मालूम है कि सैफ अली खान 12वीं और 13वीं मारे पर रहते हैं और रात के 2 बजे अगर वो गया है तो मुझे लग रहा है उसने पूरी रेकी की होगी और उसके हिसाब से अंदर गया है। और चाकू टूटा है, इसका मतलब मुझे लगता है या तो वो चाकू लेकर गया नहीं होगा, घर के अंदर से इसको चाकू मिला होगा सब्जी काटने का, उस चाकू से उसने हमला किया होगा। क्योंकि इतना हल्का चाकू लेकर कोई जाए इसकी संभावना कम है। मुझे लगता है कि पुलिस जिस तरह से बयान आ रहे हैं पुलिस के, यह तय है कि पुलिस ने आइडेंटिफाइड कर लिया है, उसके सीसीटीवी फुटेज में उसकी पहचान हो गई है। बस समय इतना है कि वो कब गिरफ्तार होता है पुलिस के हाथ में। जब पकड़ाई में आएगा तब मुझे लगता है उसका इंटरोगेशन होगा तो उसका एक्चुअली मोटिव क्या होता है ये सामने आएगा। जी, अब देखिए हम बेट ने क्या स्टेटमेंट दिया ये भी पता चले। जब एंटर किया है वो पहले का टाइम हो ना। अभी पुलिस जो है रिसेंट जो सीसीटीवी फुटेज होता है 2 घंटे 3 घंटे वो देखता है। जब कोई आदमी प्लान कर रहा है तो हो सकता है वो दिन में ही एंटर किया हो, वो उसमें भी एक्चुअली क्या है ना, आप तो देख रहे हैं इतने दर्शकों से, मतलब हमें ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द पुलिस सब कुछ बताए पहले जितना उसको नहीं, लेकिन पुलिस पहले पता जब चल चुका है। मुझे लग रहा है पुलिस के पास और बहुत सी जानकारियां होंगी। जीरो इन कर लिया, आइडेंटिफाइड कर लिया पुलिस ने कौन व्यक्ति है। ऐसे मामलों में तो इसलिए भी नहीं बताएंगे कि हो सकता है कोई एक पकड़ाया हो, कोई न पकड़ाया हो, सबको पकड़ना हो, कितनी दूर वो भाग जाएंगे। और आमतौर पे क्या है, अगर कुछ और नहीं हुआ तो समझ बनती है कि ऐसे में जो रेगुलर एंट्री वाले सुबह आ जाते हैं रात तक रहते हैं, उनमें से कोई हो सकता है जिसको 1-2 घंटे की सीसीटीवी में नहीं, कम से कम 24 घंटे या 12 घंटे का सीसीटीवी खोजेंगे, उसमें वो पकड़ में आएगा। शायद इस वजह से नहीं बता। चलिए, अच्छा, अब इस खबर पर कोई आगे डेवलपमेंट होगी आप इंडिया टीवी पर जरूर देखेंगे, हम उसको डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल मैं अगली खबर आपको बता देता हूं। पार्टी में गई हुई थी करीना कपूर, सोनम कपूर के साथ पार्टी में गई हुई, तो इंस्टाग्राम पे उस पर पोस्ट भी किया कि वो रात को 1:30 बजे लौटी थी पार्टी। अच्छा, इस वक्त केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं और सैफ अली खान पर भी कमेंट कर रहे हैं। आज चल रहा है अस्पताल के अंदर और
हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। लेकिन ये बेहद चिंताजनक बात है कि इतना बड़ा एक्टर जिसकी सिक्योरिटी हम नहीं समझते कि कोई ऐसे होगी कि कोई खिड़की में से उसके अंदर, घर के अंदर घुस गया होगा। इतने ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर, दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है, चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। वो धड़ल्ले से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला है, बिना किसी रोक टोक, डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है और खुल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होकर कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। अब चुनाव है दिल्ली के अंदर और केजरीवाल जी को हाथ जो मौका लगे वो उसका इस्तेमाल करेंगे। ये तो फिर सीरियस इशू है। वो सिक्योरिटी पर बात कर रहे हैं, करनी चाहिए उनको। वैसे भी वो दिल्ली में भी गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है, गृह मंत्री दिल्ली को सुरक्षा दे पाने में अक्षम है। आगे बढ़ते हुए एक आज की बड़ी खबर आपने दूसरी सुनी, हिंडनबर्ग बंद हो गया। हिंडनबर्ग याद कीजिए जरा, 2023 में जिसने धमाका किया था गौतम अडानी को लेकर के तरह तरह के आरोप लगाए थे, वही इंडियन बिजनेस टाइकून गौतम अडानी और सेबी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट से सनसनी मचाने वाला हिंडनबर्ग, जिसकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से थी, वो कंपनी बंद हो गई। कल कंपनी के संस्थापक नेथन एंडरसन ने इसकी घोषणा की है, कहा डब्बा बंद। विवादों में रही हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत साल 2017 में हुई थी और इसे बंद करने के पीछे नेथन एंडरसन ने कोई खास कारण भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि बंद करने का फैसला कंपनी को, ये मैंने काफी बातचीत करने के बाद, सोच विचार करने के बाद लिया है। 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट्स ने भारत के अडानी समूह और एकॉन एंटरप्राइजेस समेत बहुत सारी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। भाई उस वक्त गौतम अडानी टॉप 5 या टॉप 10 में थे दुनिया में सबसे अमीर आदमियों की सूची में, और टॉप 3 में तीसरा नंबर पर आए। और इसके बाद ऐसे धड़ाम गिरे थे, कई महीने लगे थे उनको रिकवर करने में। बाद में हालांकि उन्होंने वो सब अपनी जगह दोबारा बना ली थी। पिछले साल अगस्त महीने में हिंडनबर्ग की वापसी हुई और इसने फिर एक रिपोर्ट में दावा किया कि जो सेबी की चीफ है माधवी बुच और उनके पति धवल बुच, इनकी अडानी समूह के अंदर कोई ना कोई हिस्सेदारी है और इस वजह से अडानी ग्रुप की जांच करने के लिए सेबी में अध्यक्ष के पद पर, सेबी चेयरमैन के पद पर माधवी बुच पूरी तरीके से अनुपयुक्त हैं। वो जांच करेंगी ही नहीं कभी। ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, ये आरोप उन्होंने लगाया था। अब ये दोनों आरोप अडानी पर लगा और जो सेबी चीफ पर लगा, इनको राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने हाथों हाथ लिया था। अब नहीं बात करते वो इतनी हैंडरसन इस रिपोर्ट की, हिंडनबर्ग की, लेकिन उस वक्त आप याद कीजिए पूरा का पूरा पार्लियामेंट का सेशन इस बात पर धो दिया गया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के। राहुल गांधी ने इस मामले को जितना वो तूल दे सकते थे वो दिया। अब अचानक कंपनी ने बंद कर लिया अपना डब्बा। यह भी कहा जा रहा है कि
ये शॉर्ट सेलिंग का काम करती थी, अभी बता देंगे आपको हर्षवर्धन जी शॉर्ट सेलिंग क्या करती है। मतलब इसने मोटा पैसा कमाया। जब अडानी समूह के शेयर धड़ाम हुए उसके बाद इस व्यक्ति ने और इसकी कंपनी ने खूब पैसा कमाया, और उसके बाद माना जा रहा था कि वहां अमेरिका में इनके ऊपर एक जांच भी बैठ सकती थी, क्योंकि एक कांग्रेसमैन है, उन्होंने मांग की थी कि इनके सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट वगैरह निकालकर इन पर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए हिंडनबर्ग पर। वो सब चल रहा है। ट्रंप आने वाले हैं राष्ट्रपति बनकर, और उसके बीच में इन्होंने अपनी कंपनी गोल कर दी है, बंद कर दिया। आज ये पूछा जा रहा है कि ये इसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर आपने भारत के सबसे बड़े उद्योग जगत के आदमी के ऊपर एक आरोप लगाया था, देश की सरकार को बदनाम किया था। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है, इसके कुछ बेसिक्स को भारत के तो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। ये कंपनी मात्र 7 से 8 साल पुरानी है, और अगर कोई भी कंपनी जिस काम को लेकर वो खड़ी है, अगर वो बहुत अच्छे से कर पा रही होती है, यानी कोई बहुत गलत तरीका नहीं है, कोई उसके पीछे कोई ऐसा जिसको कहें कि मोटिवेटेड मनी नहीं लगी हुई है, मोटिवेटेड एजेंडा सेटर्स नहीं है, तो वो कंपनी भला क्यों बाहर हो जाएगी जब उसकी ब्रांड वैल्यू, आप बद अच्छा बदनाम बुरा या कहें कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा, किसी भी पैमाने पर देखें तो हिंडनबर्ग इतना बड़ा ब्रांड हो गया कि आज उस कंपनी को बंद नहीं करना चाहिए था। पूरी चिट्ठी मैंने पढ़ी, उनकी वेबसाइट पर है, आप लोग भी जाकर पढ़ सकते हैं। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, उसमें सब लिखा हुआ है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई मेंटल इशू नहीं है। फिर वो अपने परिवार की बात करते हैं कि उनको मैं समय नहीं दे पाया, फिर अपने 11 लोगों की बात करते हैं, फिर 11 लोगों को नौकरी दिलाने की भी बात करते हैं। कहते हैं ये लोग खाली होने वाले हैं, कोई ढंग का आदमी इनको चाहे तो ले सकता है। लेकिन पूरे में कहीं ये नहीं लिखा है कि भाई साहब जब आप ये काम कर रहे थे, कॉर्पोरेट फ्रॉड, कॉर्पोरेट जिसको कहते हैं नेक्सस, और जो उसकी आड़ में जो बाजारों में हो रहा है दुनिया भर में, उसको ये होगा। तो क्या सब बंद हो गया? क्या दुनिया अब ठीक हो गई, सब अच्छी हो गई? भारत के निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद सब ठीक हो गया? भारत के ऊपर उसके रेगुलेटर पर, जो स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर है, उस पर दाग लगाने के बाद सब ठीक हो गया? एक सेकंड, इस पर बीजेपी का रिएक्शन मैं आपको दिखाऊं, लेकिन सवाल मेरा यह है आपसे, आज ये कंपनी बंद हो गई, क्या इससे हिंडनबर्ग के आरोपों की गंभीरता और उसकी नियत पर सवाल उठ जाता है? 100%। ओके भाई, अगर कोई ऐसी रिपोर्ट हो, और जिन रिपोर्ट्स पर है आज तक वो सेबी के जो सवाल हैं उनका जवाब नहीं दे पाए हैं, और जो अडानी ने नोटिस भेजा है उसका भी जवाब नहीं दे पाए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं, आप खुद शॉर्ट सेलर हैं। शॉर्ट सेलर मतलब है, जैसे सामान्य स्थिति में क्या होता है कि हम आप शेयर खरीदते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, कभी कोई किस्मत अच्छी हुई तो ज्यादा बढ़ जाता है, तो जब बढ़ा तो आपको उतना मुनाफा हुआ। आज जो शेयर है, हम जान रहे हैं कि ये शेयर बिकने वाला है बहुत सस्ते पे। ये किसको पता हो सकता है? 2 ही लोगों को पता हो सकता है, जिसको हम कहते हैं इनसाइडर। इसीलिए बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग पूरी तरह से बैन है, और जो ये करते हैं वो इंडिया में नहीं होता है, वो वहां भले वो लीगल तरीके से, लेकिन बाजार में शॉर्ट सेलर होते हैं कि आपने ऊंचे भाव पर जब शेयर है तब किसी से वादा कर लिया तो हम आपको इन शेयरों की डिलीवरी इस भाव पर करेंगे। उसको भी लगता है कि अच्छा इस भाव पर होगा, अगर नहीं होगा तो उसको लाभ हो जाएगा, क्योंकि आपको मार्जिन भरना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर वहां वो शेयर आ गया तो आपको पूरा का पूरा मुनाफा आपके हाथ में आ जाता है। यानी एक तरफ तो आप जिसको कहें कि ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ता हुआ शेयर जाता है, तब आप उसमें कमाई करते हैं। यहां आप एक रिपोर्ट फ्लैश करते हैं, शेयर धड़ाम से टूट जाता है, लाखों करोड़ डॉलर वो आपके जेब में चला आता है, और एक कंपनी की प्रतिष्ठा। इस हिंडनबर्ग के पूरे प्रकरण में अगर किसी का फायदा हुआ तो वो हिंडनबर्ग का ही था, मतलब इसके कंपनी हिंडनबर्ग का फायदा है, भारत के एक पॉलिटिकल क्लास का फायदा है, अडानी ग्रुप की जो राइवलरी कंपनीज हैं उनका, राइवल कंपनीज हैं उनका फायदा है। तो ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है, इन सभी तरीके से। एक बार जरा शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा इस मामले पर सुन लीजिए। आज एक बात तो स्पष्ट है, जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो एक सुपारी ली गई थी भारत की आर्थिक और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसके खिलाफ। किस प्रकार से भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और भारत में आर्थिक एनार्की, या मैं तो कहूंगा आर्थिक आतंकवाद फैलाने के लिए एक प्रकार से ये सुनियोजित ढंग से स्पॉन्सर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड और मैनिपुलेटेड रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। उसको भगवान का आखिरी शब्द कौन मान रहा था? राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम। क्योंकि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने तो प्रण लिया है कि भारत की स्टेट और भारत की अर्थव्यवस्था को वो युद्ध के रूप में देखते हैं और उसे
सर आज कौन सही सिद्ध हुआ है? भारत सरकार जो कह रही थी, बीजेपी जो कह रही थी उस वक्त, जो अभी मैंने सुना कि ये सुपारी लेकर के आया था हिंडनबर्ग, नुकसान इसने केवल भारत के आम निवेशकों का किया, क्या ये सही साबित हुए? देखिए, बहुत इस तरह से बात करना ब्लैक एंड व्हाइट में वो नहीं है ये मसला। ओके, एक तो बड़ा मसला है कि बिजनेस राइवलरी का मसला था ही, पॉलिटिकल राइवलरी भी इसमें दिखाई देती है, इंटरनेशनल भी उस तरह से दिखाई देती है कि जब ट्रंप साहब आने वाले हैं उससे पहले वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जा रहे हैं, क्या इसके कोई मायने हैं? इसको भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। कोई चिट्ठी लिखेगा तो ये तो कहेगा नहीं मैं ट्रंप साहब से डर के जा रहा हूँ, समझे? लेकिन जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी, इससे क्या इशारा मिलता है कि इसने कुछ गलत किया था, किया होगा? मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं इसका एक कारण बता रहा हूँ कि संभावना ये भी हो सकती है, आशंका ये भी हो सकती है कि ट्रंप साहब के आने के बाद वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो अलग इशू है। दो बातें हैं, एक तो इस पूरे हिंडनबर्ग का जो मसला हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ उसमें सबसे बड़ा घाटा नुकसान तो हुआ हमारे रिटेल इन्वेस्टर का। एग्जैक्टली, मतलब जो बिजनेस राइवलरी है उसको अलग छोड़ दीजिए, वो तो लोग कितना किसी तरह से रिकवर कर लिया। 20-50% टूट गया था। बिल्कुल, हाँ, तो वो 20% के ऊपर रिटेल इन्वेस्टर का, जिसको कहते हैं ना कि जब किसी शेयर में ज्यादा गिरावट हो जाती है तो उस पर ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है, सर्किट लग जाता है। सर्किट लग जाता है, उतना वो लोअर नीचे सर्किट गिर और गया था। अपर सर्किट दोनों होता है, लेकिन फिर भी वो बड़ा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर का हुआ। बिजनेस राइवलरी तो है ही, बिजनेस राइवलरी के बिना तो शेयर मार्केट और वो सब नहीं चलता। अब जो हिंडनबर्ग ने सवाल उठाए, उसके बाद राहुल जी ने, कांग्रेस ने जो सवाल उठाए, उन सारे सवालों पर भी शक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब लोगों को क्लीन चिट दे दें। बाकी कौन? जिन लोगों पर अडानी सवाल, और सेबी, सेबी खासतौर से सेबी है ना, अडानी का तो है ही उसमें मसला, उनको ये कहते हैं कि अब हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर ली है, रिसर्च बंद कर दी है, कंपनी बंद कर दी है और राहुल गांधी ने उनके मसले को उठाया था इसलिए अब वो सब क्लीन चिट हो गई। ये वैसा मसला नहीं है। सरकार को या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको उस पर अपनी एफआईआर देनी चाहिए कि भाई ये मामला गलत था। हिंडनबर्ग ने कहा उसका मसला नहीं है, हमारी सर सब रिपोर्ट कुछ तो हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना के जांच भी कर ली थी। नहीं, कहाँ कर ली? अभी तो सेबी का मसला पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने माधवी बुच कमेटी का, बनाई थी। माधवी बुच को क्या क्लीन चिट दे दिया? नहीं दिया। मैं और जो पहला 2023 का आरोप था उसकी बात वो कर कह रहा रहा हूँ, बाकी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो उन सबको भी क्लियर करना चाहिए कि क्या भारत सरकार समझती है कि जो आरोप लगाए गए थे वो सब पर क्लीन चिट दी हूं। जाए। आप कह रहे हैं कंपनी भले बंद हो जाए, आरोप जिंदा है, आरोप की तो जांच जिंदा, होनी चाहिए। आरोप की समीर। जांच होनी चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि इसकी कंपनी अगर उन्होंने वाइंड अप किया उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका ट्रंप की वापसी है और एलन मस्क की भी एक बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए अडानी के पहले ट्विटर पर उन्होंने एक बड़ा मामला एक्सपोज किया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने, और एलन मस्क का उसके बाद 2022 में आया था, उसके बाद 2023 में एलन मस्क का भी इसको लेकर हिंडनबर्ग को लेकर एक बयान आया था। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एलन मस्क का दबदबा अमेरिका सरकार में बड़ा है, जिस तरीके से ट्रंप की वापसी हुई है, तो उन्होंने वाइंड अप करना सोचा होगा कि किसी जांच से बचा जाए। लेकिन कंपनी आज अगर आप बंद कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि जब तक आप कंपनी जो चला रहे थे उसमें आपने अगर कुछ घपला किया होगा तो उससे आप बरी हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है। मुझे लग रहा है अगर उनके खिलाफ अमेरिका सरकार जांच करना चाहेगी तो उनका कंपनी जब 2017 में बनी थी तो 2025 शुरुआत में जब वो बंद कर रहे हैं तो ये 8 साल का जो कार्यकाल रहा है हिंडनबर्ग का, उसकी जांच अमेरिका सरकार चाहे तो कर सकती है कि 8 साल में आपकी गतिविधियों से किस किसको नफा हुआ, किसको नुकसान हुआ और क्या अनैतिक हथकंडे। आप ये आरोप इससे सहमत हैं आज जो लगाया जा रहा है कि कंपनी शायद आई ही इसलिए थी भारत के रिस्पेक्ट में बात करने के लिए कि भारत के अडानी के बहाने भारत की सरकार को नुकसान पहुंचाना है, भारत के निवेशक का नुकसान होगा, इसीलिए आई थी वो। और इतने शॉर्ट टर्म के अंदर कोई कंपनी बंद होती नहीं है। जो इतना बड़ा ब्रांड बन जाए, 8 साल उसको हो गए, इतना वो पैसा बना ले, वो तो और उसका शेयर वैल्यू निकालता मार्केट में पैसा। मुझे ब्रेक लेना, आपको कोई बहुत शॉर्ट में एक लाइन से बोल दूं, सिर्फ भारत के अडानी के लिए कंपनी नहीं थी, लेकिन 2017-14 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, भारत की कंपनियां बड़ी हो रही थी। 17 से लेकर 23 के बीच में उसने कई दूसरी कंपनियों को भी उसने ऐसे बर्बाद किया है। तो यहां सिर्फ इतना मसला नहीं, लेकिन वो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाकर भारत पर उसने हमला किया, इसमें कोई संदेह नहीं होता।